दुनिया का अच्छे से अच्छा प्लान भी फेल हो सकता है, क्योंकि असफलता जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन कुछ प्लान अपने असल मकसद से इतनी दूर निकल जाते हैं कि देखकर हंसी आती है। सैन्य हादसों से लेकर बेतुकी स्ट्रीट परेड्स तक पेश हैं कुछ ऐसे प्लान्स जो कि जबरदस्त तरीके से फेल हुए। मशहूर चेहरे। किसी मूर्ति या पेंटिंग में किसी इंसान की शक्ल उतार पाना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी बहुत से कलाकारों ने सेलिब्रिटीज की मूर्तियां बनाने की कोशिशें की हैं और कई बार नतीजे उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं निकले। किसी इंसान की मूर्ति बनाना उसे सम्मान देने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, लेकिन मशहूर पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये मूर्ति सम्मान कम और अपमान ज्यादा लगती है। 2017 में जब पुर्तगाल ने अपने सबसे मशहूर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित करने के लिए मडीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम में उनका नाम जोड़ा, तब उनकी इस मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मूर्ति ने लोगों का ध्यान तो आकर्षित किया, लेकिन उस तरह नहीं जैसे इसे बनाने वाले मूर्तिकार एमेनुअल सैंटोस ने उम्मीद की थी। मूर्ति की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोगों ने इसके टेढ़े मेढ़े मुंह की खूब भर्त्सना की। हालांकि सैंटोस ने बाद में दूसरी मूर्ति बनाकर अपनी गलती सुधार ली, लेकिन उनकी पहली मूर्ति को भुला पाना लोगों के लिए नामुमकिन था। पर अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी मेलेनिया ट्रंप की मूर्ति से मुकाबला किया जाए तो सैंटोस की मूर्ति फिर भी उम्दा मानी जाएगी। इसे बनाने वाले कलाकार एलिस चेफेक दिन में मजदूरी करते हैं और रात को आरी से मूर्तियां बनाते हैं। मैं तो बस यही राय दूंगा कि खुद को माइकल एंजेलो मत समझो भाई। बार्नी द डायनासोर ने किया बवाल। बार्नी द डायनासोर में परिवार का महत्व बहुत बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि 1997 में उसे मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड में शामिल किया गया। जब तेज हवाएं हीलियम जेस 60 फीट ऊंचे गुब्बारे को ऊपर उड़ाने लगी तो ये क्यूट सा डायनासोर एकदम से किसी दानव में बदल गया। अफरा तफरी मच गई और लोग चीखने लगे, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि हैंडलर्स बार्नी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। काफी देर तक उथल पुथल मची रही, क्योंकि गुब्बारा गिरकर लोगों को कुचल सकता था या हैंडलर्स को मैनहट्टन के आसमान में उछाल सकता था। खैर, किसी बिजली के खंभे से गुब्बारे में छेद करके उसे नीचे उतारा गया। पर अफसोस की बात यह है कि बार्नी ये जख्म झेल नहीं सका और बाकी की परेड उसे फोल्डेड हालत में एक मोटे से पुलिस वाले के हाथों के नीचे दबे हुए बितानी पड़ी। रेस्ट इन पीस। लेकिन उसी परेड में दूसरी जगह इससे भी बड़ी एक उधेड़बुन हो गई। एक 6 मंजिला ऊंची कैट इन द हेड ने बिजली का खंभा तोड़ दिया और वो सीधे भीड़ में जाकर गिरा। 2 औरतों के सिर में चोट आई और मैसीज के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर हुआ। बिना मेहनत के मैदान जीत लिया। 2014 में जब कस्टमर्स ने दावा किया कि आईफोन 6 उनके पॉकेट में मुड़ जाता है तो एप्पल को बहुत ही आलोचना झेलनी पड़ी। जाहिर है कि एप्पल के प्रतिद्वंदी अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करने के लिए इस बात का फायदा उठाने और एप्पल का मजाक उड़ाने से जरा भी नहीं चूकने वाले थे। लेकिन एलजी फ्रांस ने इसी जल्दबाजी में एक भारी गड़बड़ कर दी। कंपनी ने एप्पल का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट तो डाला, लेकिन वो ट्वीट किसी आईफोन से किया गया था। जाहिर है इस बात से उल्टा एलजी का मजाक बन गया और एप्पल ने बिना कुछ किए ही मैदान जीत लिया। फ्लैश मॉब ने भेजा जेल। फ्लैश मॉब सुनते ही आपके मन में अचानक से इकट्ठा होकर किसी बढ़िया सी धुन पर कदम से कदम मिलाकर नाचते हुए किसी डांस ग्रुप की इमेज आती होगी, लेकिन फ्लैश मॉब का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। स्पेन में एक फ्लैश मॉब ऑर्गेनाइज करने की कोशिश के दौरान ऐसा ही हुआ। ग्रुप की एक मेंबर सेलिब्रिटी होने का नाटक कर रही थी और बाकी मेंबर पेपरोजी की तरह उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने टीम के हाथों में मौजूद कैमरे और ट्राइपॉड स्टैंड्स को हथियार समझ लिया और घबरा कर इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में 11 लोग घायल हुए और प्रैंक करने वाले 5 जर्मन्स को पब्लिक ऑर्डर ऑफेंसेस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इतना तो तय है कि अब ये लोग ऐसे उल्टे सीधे कामों को फनी नहीं बोलेंगे। आपत्ति करना तो लोगों का काम है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गड़बड़ी हो जाना कोई आज की बात नहीं है। 18वीं सदी में इंग्लैंड का एक व्यक्ति जब एक नए किस्म की हैट पहनकर बाजार में निकला तो ऐसा ही हंगामा खड़ा हो गया। नया नया फैशन आजमाने के लिए थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन टोपियों के एक व्यापारी जॉन हीथरिंगटन ने जनवरी 1997 में फैशन की दुनिया में एकदम से भूचाल मचा दिया। उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया था, बस एक नए तरह की टोपी पहनकर बाजार में निकल गए। लोग उस टोपी को पहली बार देख रहे थे और उन्हें ये इतनी अजीबोगरीब लगी कि औरतें बेहोश हो गईं, बच्चे रोने लगे और कुत्ते भौंकने लगे। बेकाबू भीड़ ने अफरा तफरी में एक बच्चे को रौंदा, जिससे उसका दायां हाथ टूट गया।
जॉन पर शांति भंग करने एवं दंगा भड़काने का आरोप लगा और उन्हें $500 की जमानत भरनी पड़ी। जॉन ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि लोग बदलाव से किस हद तक घबराते हैं। उनका दावा था कि वे किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे, बस अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। मजे की बात तो यह है कि बवाल मचाने वाली ये टोपी आगे चलकर लगभग सभी के सिर पर दिखने लगी। सबसे जानी पहचानी हैट बनाने के लिए जॉन हीदरिंगटन को मेरा सलाम। अनोखा प्रपोजल। ये तो हर कोई चाहता है कि उनका प्रपोजल जिंदगी भर के लिए एक यादगार लम्हा बन जाए, पर ऐसा कम ही होता है कि इस चक्कर में कोई अस्पताल पहुंच जाए। 2009 में जब रीड हैरिस ने अपनी गर्लफ्रेंड कैटलिन विपल को प्रपोज करने की ठानी तो उन्हें लगा अंगूठी को कैटलिन के मिल्कशेक में छुपाने का आइडिया जबरदस्त होगा। बदकिस्मती से उनके दोस्तों में से किसी एक ने राय दी कि क्यों ना वो दोनों मिल्कशेक खत्म करने की रेस लगाएं। फिर क्या था, कैटलिन ने झट से मिल्कशेक का ढक्कन खोला और एक झटके में अंगूठी समेत पूरा ग्लास कटक गई। रीड को काटो तो खून नहीं। कैटलिन को अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाया गया, जिससे कंफर्म हुआ कि अंगूठी उनके पेट में फंसी थी। बाद में रीड ने एक्सरे रिपोर्ट में दिख रही अंगूठी दिखाकर फिर से कैटलिन को प्रपोज किया और उन्होंने हाँ कर दी। 2 दिन बाद वो अंगूठी ऐसे रास्ते से होते हुए बाहर निकली कि उसे जन्म जन्म याद रहेगी। उम्मीद है कि कैटलिन ने अंगूठी को पहनने से पहले अच्छी तरह से धो जरूर लिया होगा। फायर फेस्टिवल। प्लान तो था कि ये इवेंट किसी सपने की तरह होगा, जिसमें बढ़िया म्यूजिक से लेकर प्राइवेट प्लेन, गेम्स, आलीशान बंगले और कल कल बहती शराब तक हर किस्म की अय्याशी का साधन उपलब्ध होगा। और ये सब किसी ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि बहामास में स्थित एक प्राइवेट आइलैंड पर, जिसका मालिक कभी मशहूर ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार हुआ करता था। ये सब फायर के नए ऐप को प्रमोट करने के लिए था, जिसकी मदद से यूजर म्यूजिक आर्टिस्ट की बुकिंग कर सकते थे। इस फेस्टिवल की तारीफें खूब बढ़ चढ़कर की गईं, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। यह आयोजन किसी प्राइवेट आइलैंड पर नहीं, बल्कि एक बड़े से आइलैंड की किसी गुमनाम लोकेशन पर हो रहा था। शानदार बंगले के नाम पर डिजास्टर रिलीफ टेंट में रात बितानी पड़ी और सेलिब्रिटी शेफ द्वारा बनाया गया नाश्ता बताकर मामूली सी चीज सैंडविच खिला दी गई। इवेंट में शामिल होने के लिए $1500 का टिकट खरीदना था, जिसमें मायामी से एक लाइफ का टिकट, इवेंट में एंट्री करने का टिकट, खाना और रहना शामिल था। फायर फेस्टिवल में शामिल होने वालों ने बताया कि वहां का नजारा ऐसा था मानो भूखों की भीड़ में छोड़ दिया गया हो और लोग कंबल और खोए हुए सामान के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इंस्टाग्राम से बहुत से इन्फ्लुएंसर्स इस धोखे की चपेट में आ गए और परफेक्ट पोस्ट के लिए कोई सुंदर सी पिक लेने का उनका सपना धरा का धरा रह गया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर बिली मैकफार्लेन लग्जरी कार्स में चलते थे, लेकिन इस फ्रॉड को अंजाम देने की वजह से उन्हें 6 साल की सजा हुई। मुझे तो वहां काम करने वाले वर्कर्स के लिए बुरा लग रहा है, जिन्हें शायद उनकी तनख्वाह भी ना मिल पाई हो, और ऐसे लोग भी जिन्होंने शायद अपनी पाई इकट्ठा करके $1500 जुटाए हों। मैं तो चला, टाटा बाय बाय। क्या लाइव टीवी बड़ी ही मजेदार चीज है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन जब फॉक्स 5 न्यूज वालों ने 2011 की एक सुबह सैन डिएगो याट एंड बोट शो से अपने शो की शुरुआत की, तो जेट पैक पहने हुए इस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने से पहले उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। लिचेनस्टीन के बहादुर फौजी। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के बीच बसा लिचेनस्टीन दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। ये दुनिया के महज 15 ऐसे देशों में से है जिसके पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है, पर ऐसा हमेशा से नहीं था और इतिहास में इस देश की अपनी एक सेना हुआ करती थी। 1886 में हुए ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध के दौरान यहां से 80 लोगों की सेना भेजी गई। लौटने पर उन सैनिकों ने एक बार भी ना हारने का दावा किया, क्योंकि उन्होंने किसी भी लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। पर उनकी इस स्ट्रेटेजी पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं भाई। इस सेना का रिकॉर्ड इतना ज्यादा जबरदस्त रहा कि लिचेनस्टीन ने रवाना होने वाले 80 सैनिकों में से हर एक न सिर्फ वापस आया, बल्कि वे किसी 81वें आदमी को भी अपने साथ ले आए। अपने वतन वापस लौटते वक्त लिचेनस्टीन के सैनिकों को रास्ते में एक इटालियन मिला। वो इटालियन उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर इतना इंप्रेस हुआ कि जहां जा रहा था छोड़कर सैनिकों के साथ हो लिया। हाथ में आई जीत बनी हार। अमेरिका गृह युद्ध के दौरान एंटीएटम की लड़ाई से पहले संघीय सेनापति जॉर्ज बी मैकेलन को उनके धुर प्रतिद्वंदी और बागियों से सेनापति जनरल रॉबर्ट ली की युद्ध योजना के बारे में पता चल गया था। ये जानकारी मिलने के बाद संघ के समर्थकों को लग रहा था कि अब उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और ये भी सही था, क्योंकि उनकी जीत का एक रास्ता एकदम साफ था। लेकिन मैकेलन कुछ ज्यादा ही सावधानी से काम ले रहे थे और उन्होंने जनरल ली की सेनाओं की संख्या का अंदाजा बहुत बढ़ चढ़कर लगाया। उन्होंने इस जानकारी का फायदा उठाने में देरी की और सेना रवाना करने में पूरे 18 घंटे लगा दिए। पर उस दौरान ली को संघ के होने वाले आक्रमण की भनक लग गई।
उन्होंने सैनिक भेजकर अपनी युद्ध योजना की सारी कमियां दुरुस्त कर लीं और सेना को लड़ाई के लिए एकदम रेडी कर लिया। मैकेलन वो लड़ाई आराम से जीत सकते थे, लेकिन दुश्मनों ने उनकी सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वे बागियों का पीछा नहीं कर पाए। जाहिर है अब्राहम लिंकन मैकेलन के प्रदर्शन से काफी नाखुश थे, जिसके चलते सैनिकों की कमान उनसे छीन ली गई। उचक्का हुआ गिरफ्तार। अगर आप पुलिस से बचना चाहते हैं तो जेल से भागे कैदी की तरह कपड़े कभी मत पहनिए। ये भाई साहब जेल के कपड़े पहनकर लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे। ये साफ नहीं कि वो सचमुच कोई कैदी था या फैंसी ड्रेस पार्टी से आ रहा था। जाहिर है कि उसकी पोशाक ने पुलिस वालों का ध्यान आकर्षित किया, जैसे पतंगे रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। हैरान पुलिस वालों ने उसकी तलाशी ली और नशे से जुड़ी सामग्री समेत दूसरी संदिग्ध चीजें भी बरामद की। बस फिर क्या था, उसे हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। भले ये बंदा जेल से ना भागा हो, पर अपनी हरकतों के चलते वहां पहुंच जरूर गया, पर इससे कोई दिक्कत नहीं। ये बंदा जेल की जिंदगी में आराम से रम जाएगा। रूस ने दिया प्यार भरा तोहफा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भले ही दुनिया की यात्रा करके नए देशों की खोज की हो, लेकिन जब उनकी मूर्ति भी ऐसी ही यात्रा पर निकली तो उसका अनुभव सबसे अच्छा नहीं रहा। 90 के दशक की शुरुआत में 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किए जाने की 500वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इस उपलक्ष्य में रूस ने यूएसए को कोलंबस की एक मूर्ति गिफ्ट करने की ठानी, जिसका वजन 600 टन और ऊंचाई 350 फीट थी। लेकिन शायद यूएस वालों को ये मूर्ति पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके जर्रे जर्रे में रूस की झलक साफ दिख रही थी। लोगों का कहना था कि ये मूर्ति बेहद बदसूरत है। 1993 में ओहायो के कोलंबस शहर ने मूर्ति लेने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ को क्रिस कॉन्ग जैसी लग रही थी। फिर रशिया ने बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, फोर्ट लॉडरडेल और मियामी जैसे शहरों को ये मूर्ति ऑफर की, पर कोई भी राजी नहीं हुआ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की दोगुनी ऊंचाई वाली इस मूर्ति को 2016 में जाकर पोर्टो रिको में जगह मिली। बेचारे बूढ़े क्रिस्टोफर को कितना बुरा लग रहा होगा कि कोई उसको कबूल ही नहीं करना चाहता। मैं तो कहूंगा कि मूर्ति बनाने वाले आर्टिस्ट जुरेब सेरेटिल को कोलंबस का अकेलापन दूर करने के लिए उनके लिए एक बड़ी सी गर्लफ्रेंड भी बना देनी चाहिए भाई। स्मारक के नाम में हुई गड़बड़ी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित हेराल्ड होल्ट मेमोरियल स्विमिंग सेंटर को ये नाम दिए जाने की वजह जानकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। ये सेंटर केविन बोलैंड और डेरिल जैक्सन नाम के दो ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट्स द्वारा 1960 के दशक में बनाया गया था। शुरू में सेंटर का नाम सिटी ऑफ मेलबर्न ओलंपिक स्विमिंग सेंटर सोचा गया, लेकिन दिसंबर 1967 में प्रधानमंत्री हेराल्ड होल्ट की अचानक मौत हो जाने की वजह से नाम बदल दिया गया। पर विडंबना देखिए, नाम बदलते वक्त किसी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि प्रधानमंत्री होल्ट की मृत्यु भी पानी में डूबने से ही हुई थी। मेरे हिसाब से लोगों को तैरने का ज्ञान देने के लिए पानी में डूबकर मरने वालों के किसी शख्स का नाम इस्तेमाल करना थोड़ा सा नैतिक लग रहा है। एक बोर्ड लगा देते कि तैरना सीखो वरना इस पीएम की तरह डूब जाओगे, तो शायद ज्यादा लोग आते। पता नहीं लोग फैसला लेने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इनमें से कौन सा प्लान सबसे बुरी तरह फेल हुआ? क्या आप भी इतिहास की ऐसी ही घटना से वाकिफ हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय हमें जरूर दें। देखने के लिए शुक्रिया।